हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज की यह वीडियो अकाउंटिंग की एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम अकाउंटिंग के ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है या बिजनेसेस के लिए क्यों ज़रूरी होती है। तो यह इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो कम से कम इसे एक बार कंप्लीट ज़रूर देखें। दोस्तों, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, हर तरह के बिजनेसेस के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर जितने भी लेन देन होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस का मतलब बिजनेस में जो हम सामान खरीदते हैं, फिर उसे कस्टमर को बेचते हैं, या कोई चीज़ बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री खरीदते हैं, उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसे कस्टमर को अलग अलग पार्टीज़ को बेचते हैं। तो किसी को उधार में बेचना, खुद उधार में खरीदना, अलग अलग खर्चे हो रहे हैं तो अलग अलग खर्चों को पे करना, आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, खाने पीने के लिए, मार्केटिंग के लिए, एडवर्टीज़मेंट के लिए, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। उस बिज़नेस या उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सैलरी देना, रेंट पे करना, इसी तरह के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो एक बिजनेसमैन के लिए ये जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वह इन सारे ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकता है कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पेड कर दिए हैं, कौन कौन से हमारे खर्चे हो रहे हैं, वह कितने हो रहे हैं। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी लागत क्या आ रही है, उसकी कॉस्ट निकल कर क्या आ रही है। कोई सामान खरीद रहे हैं, अब उसे सेल करना है तो उसे कितने में सेल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ताकि सारी चीज़ें हमें क्लियर पता चल सके कि हमारे उस बिज़नेस से आगे प्रॉफिट होगा या नहीं, या अभी हो रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटिंग की जाती है। अब यह अकाउंटिंग पहले मैनुअल की जाती थी, जिसमें एक रजिस्टर में अपने अकाउंट्स का सारा लेखा जोखा रखते थे। पर आजकल जो अकाउंटिंग की जा रही है वह कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से की जा रही है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिनका यूज़ करके आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह अकाउंटिंग के बिना यह पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अपने बिजनेस को स्मूथली अच्छे से चला सके। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समरी की तरह इसे आपको बता दूं, फिर आगे हम इसके बारे में अच्छे से समझते जाएंगे। तो जब भी कोई बिज़नेस किया जाता है तो उस बिज़नेस के अंदर जो अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उनकी हम सबसे पहले पहचान करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और फिर एविडेंस के बेसिस पर उनकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, या उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड ये किस में करते हैं, ये हम जर्नल में करते हैं या फिर सब्सिडरी बुक्स में करते हैं। तो अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं जिसमें हम इन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे जैसे वे ट्रांजैक्शंस हुए उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मींस डेट वाइज, उनकी रिकॉर्डिंग करने के बाद उनका फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, मींस उनको अलग अलग हम हेड में बांट देते हैं। जैसे इसमें कैश के ट्रांजैक्शंस अलग, क्रेडिट के अलग, अलग अलग जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जो खर्चे हुए हैं वो उनको अलग, इनकम्स जो हैं वो अलग अकाउंट में। इसी तरह अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं, या सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम एक जगह पर उनका अकाउंट बना देते हैं। अब जो अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, अलग अलग सारे लेजर्स अकाउंट बना दिए गए हैं, अब इसके बाद एक समरी तैयार करते हैं, एक समराइज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं, यानी एक जगह पर सारी चीज़ों को लिखते हैं, जिसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो लेजर अकाउंट बनाए गए हैं उनमें क्या डेबिट बैलेंस है, क्या क्रेडिट बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट के कॉलम में डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट बैलेंसेस को लिखते हैं और उनका टोटल करते हैं। और फिर इसके बाद फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे बिजनेस के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। और जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसमें बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज़ को शो किया जाता है कि बिजनेस के पास कितनी असेट्स हैं, उसकी कैपिटल कितनी है और उसकी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसकी देनदारियां क्या हैं। यह सारी चीज़ें बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं। इस बैलेंस शीट से उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, इसका पता चलता है कि वह बिज़नेस आगे चलने लायक है या फिर नहीं।
उस बिजनेस के पास अभी कितना पैसा है, उसकी जो रिकॉर्डिंग की गई है वह ठीक तरीके से की गई है या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसी तरह बिजनेस में अकाउंटिंग की जाती है। अब इस अकाउंटिंग करने के अलग अलग जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो किया जाता है कि कैसे किसी अकाउंट को डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, जर्नल एंट्री कैसे करनी है, उसकी फिर लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उसकी बैलेंसिंग की जाती है, उसका बैलेंस निकाला जाता है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस में उसे लिखा जाता है। तो इसी तरह ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जो टर्म्स आ रहे हैं, इनको हम आगे की आने वाली वीडियोस में कवर करते जाएंगे, इनके बारे में समझते जाएंगे। अभी आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान ना देकर अभी आप बस यह समझ लीजिए कि अकाउंटिंग क्या होती है या क्यों की जाती है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। अभी आप बस इसके बारे में जान लीजिए, फिर आगे की आने वाली वीडियोस में आप धीरे धीरे इसके बारे में समझते जाएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग का क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब होता है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। इसका मतलब यह हुआ कि अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की मतलब बिजनेस के वो लेन देन जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, तो इनकी रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्ड किए गए फिर डेटा को क्लासीफाई करना, उसे वर्गीकृत करना या बांटना, फिर उसके बाद उसकी एक समराइज फॉर्म तैयार करना, उसकी एक समरी प्रिपेयर करना, या फिर यह भी कह सकते हैं कि उसे शॉर्ट में प्रेजेंट करना, उस इन्फॉर्मेशन को उसके यूज़र को प्रोवाइड करना, उन्हें भेजना, ताकि वह उस बिज़नेस से रिलेटेड सही डिसीज़न ले सके, मतलब वह डिसीज़न लेने में हेल्प करे। तो इस तरह सारे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद उसे क्लासीफाई करते हैं और फिर उसके बाद उसकी एक समरी तैयार करते हैं, और इसके जो यूज़र्स होते हैं जो इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बिज़नेस के लिए डिसीज़न लेते हैं, तो उन्हें यह डेटा शो किए जाते हैं ताकि वह सही डिसीज़न ले सकें। इस तरह यह जो इन्फॉर्मेशन होती है यह बिज़नेस डिसीजंस के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। आगे जानते हैं मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, चाहे वह परचेज के हों, सेल्स के हों, या फिर किसी एक्सपेंसेस को पेड कर रहे हों, तो सबसे पहले इन सभी ट्रांजैक्शंस की पहचान की जाती है कि वो मॉनेटरी टर्म में हैं या नहीं। अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, पर उनमें से मॉनेटरी नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो मनी की फॉर्म में होते हैं, उन्हें ही हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग इन जर्नल, और यह जो रिकॉर्डिंग की जाती है यह हम जर्नल में करते हैं, और इसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इन सभी ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज ही रिकॉर्ड किया जाता है जैसे जैसे वे बिजनेस में होते जाते हैं। अब जैसे आज की डेट में जो ट्रांजैक्शंस होंगे उन्हें आज की डेट में, कल जो ट्रांजैक्शन होंगे उन्हें कल की डेट में लिखेंगे। इसी तरह आगे जितने भी ट्रांजैक्शन जिस जिस डेट में होते जाते हैं उसी डेट में हम इनकी रिकॉर्डिंग करते जाते हैं, तो इसी को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। तो एक सीक्वेंस में और डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाती है। आगे हम जानते हैं मीनिंग ऑफ क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का क्या अर्थ होता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मींस ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका नेचर सेम होता है, जो एक जैसे होते हैं, एक तरह के होते हैं, तो उनकी एक जगह पर एक सेपरेट अकाउंट बनाकर उनकी ग्रुपिंग की जाती है, जिसे लेजर पोस्टिंग करना कहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है पोस्टिंग टू द लेजर, लेजर में पोस्टिंग करना, एंट्रीज को ट्रांसफ़र करना। यहाँ अलग अलग लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं जो बिजनेस में अलग अलग लोगों से सामान परचेज किया गया है, तो इन सबको पहले सीरियल वाइज जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनका सेपरेट लेजर अकाउंट बनाते हैं। अब जैसे एक परचेज अकाउंट बनाए हैं, तो इस परचेज अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज परचेज से रिलेटेड होंगी
वह सारी यहाँ एक जगह पर लिखी जाएंगी। इसी तरह सारी एंट्रीज़ का अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका अलग अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं। सेल्स का अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं, किसी पार्टी से कोई लेन देन हो रहा है तो उस पार्टी का अलग लेजर अकाउंट बना लेंगे। इसी तरह जो बिजनेस के अलग अलग खर्चे हैं, जैसे सैलरी पे की जा रही है तो सैलरी का अलग अकाउंट, रेंट पे किया जा रहा है तो रेंट का अलग अकाउंट। तो इस तरह इसे क्लासिफाई कर देने से एक इंडिविजुअल अकाउंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। आगे जानते हैं मीनिंग ऑफ समराइजिंग। समराइजिंग ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा in a manner which is understandable and useful to management and other users of such data। यह समराइजिंग एक आर्ट है। तो किस तरह की आर्ट है? इन डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करने की, शो करने की, दूसरों को बताने की जिसे अच्छे से समझा जा सके, और यह जो डेटा है यह उस बिजनेस के मैनेजमेंट और दूसरे यूजर्स के लिए यूज़फुल हो, वो उसे अच्छे से समझ सकें और उसी के बेसिस पर वह बिजनेस के डिसीजन को ले सकें। अब यहाँ यूज़र्स में आप जान लें कि बिजनेस या कंपनी के जो यूज़र्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूज़र्स और दूसरा एक्सटर्नल यूज़र्स। तो इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे मैनेजमेंट टीम है जो किसी बिजनेस या कंपनी के मैनेजमेंट देख रही है, उसके यूनिट मैनेजर हैं, स्टोर मैनेजर हैं, उसके सुपरवाइज़र हैं जो उस बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर वे काम कर रहे हैं और उन्हें उस बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन को शो किया जाता है, उसी के बेस पर वह सारे डिसीजन को लेते हैं। तो यह इंटरनल यूज़र्स होते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं जिनको यह इन्फॉर्मेशन शो की जाती है। अब जैसे कोई कंपनी है तो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, उनको यह इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब इसमें बैंक्स भी आएंगे, जैसे एक कंपनी को लोन लेना है तो उसकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है वह अपनी रिपोर्ट इस बैंक को शो करती है। टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं, जो कस्टमर हैं, तो ये सारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। तो यह जो एक समराइज फॉर्म तैयार की जाती है, एक समरी प्रिपेयर की जाती है, इसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिससे यह पता चलता है कि हमारे सारे जो पिछले अकाउंट हैं वह सही है या नहीं। जो जनरल में एंट्री की गई है, जो उसकी लेजर पोस्टिंग की गई है, उसका जो बैलेंसिंग किया गया है तो वह सारे बैलेंस बराबर हैं या नहीं, इसकी जानकारी हमें इस ट्रायल बैलेंस से मिलती है, जिसमें एक तरफ हम सारे डेबिट बैलेंसेस को लिखते हैं और दूसरी तरफ सारे क्रेडिट बैलेंसेस को लिखते हैं। और फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है जिसमें उस बिज़नेस की सारी असेट्स और लायबिलिटीज़ को शो किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बिज़नेस के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम को लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी पीएल अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम जो होती हैं उनको लिखते हैं। और बैलेंस शीट जो होती है इसमें बिज़नेस की सारी असेट्स और लायबिलिटीज़ को शो किया जाता है कि कितनी उसके पास असेट्स है, कितनी कैपिटल है, उसकी नेट इनकम क्या है और उसकी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं, कितना लोगों को पे करना अभी बाकी है। तो अकाउंटिंग में हम सबसे पहले जर्नल प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद इनकी पोस्टिंग हम लेजर में करते हैं और इस लेजर की पोस्टिंग और इसकी बैलेंसिंग करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब अकाउंटिंग की एक डेफिनीशन देखते हैं। डेफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग बाय R.N. एंथनी। R.N. एंथनी के द्वारा यह डेफिनीशन दी गई है। Nearly every business enterprise has accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about business. लगभग हर एक बिजनेस के पास अपना एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, सारी चीज़ों को वो रिकॉर्ड करते हैं। तो उस बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन है जो मॉनेटरी टर्म में है तो उन्हें कलेक्ट करना मीन्स एकत्रित करना, एक जगह पर उन्हें रिकॉर्ड करना और उसकी एक समरी तैयार करना, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना और उसे यूज़र्स को रिपोर्ट करना है। द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं, वो यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। इनको एक एक करके हम समझेंगे। तो अकाउंटिंग करने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस।
तो बिजनेस के जो लेन देन हुए हैं उन लेन देनों का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, एक तरीके से, एक ठीक ढंग से उनकी रिकॉर्डिंग करना। तो यहाँ लिखा हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है उनकी यहाँ पर हिंदी मीनिंग लिखी हुई है। जैसे मीनिंग ऑफ ओमिशन का मतलब भूल चूक, मीनिंग ऑफ फ्रॉड का मतलब धोखाधड़ी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को रूल्स के अकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना, एक ठीक ढंग से सही तरीके से उनकी रिकॉर्डिंग करना। इसलिए बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को पहले जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर उसके बाद उसकी लेजर में पोस्टिंग की जाती है। सबके अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं ताकि जर्नल में रिकॉर्डिंग के वक्त कोई भूल चूक हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो उसका पता हमें इस लेजर अकाउंट को बनाने से पता चल जाता है। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस के होने वाले प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना, उसकी गणना करना। द सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। यहाँ पर ये जो वर्ड है एसरटेन, इसकी मीनिंग यहाँ लिखी हुई है। इसका मतलब है पता लगाना। अकाउंटिंग करने का दूसरा मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में एक बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, जो एक साल का अकाउंटिंग जो पीरियड होता है, उस दौरान यह चेक किया जाता है कि उसमें बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या नहीं, या अगर लॉस हुआ है तो वह लॉस कितना हुआ है, इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं। इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस से रिलेटेड सभी आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वह परचेज से रिलेटेड हो, सेल्स से, एक्सपेंसेस से, रेवेन्यूज़ हों या फिर कोई भी अलग खर्चे हों, लॉस हों, वह सब इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। तो इस तरह प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की वित्तीय स्थिति का पता लगाना, मतलब एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके पास पैसा है या नहीं, वह लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, एक तरीके से उस बिजनेस की हेल्थ कैसी है, इसके बारे में पता लगाना। तो यहाँ लिखा हुआ है, फॉर अ बिजनेसमैन merely ascertaining profit or loss of the business is not sufficient. The businessman must also know the financial health of the business. For this purpose, after preparing the profit and loss account, a statement called balance sheet is prepared, which shows the assets and their values on the one hand and liabilities and capital on the other hand. तो एक बिजनेसमैन के लिए सिर्फ प्रॉफिट या लॉस का पता लगा लेना ही सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। वह बिजनेसमैन यह भी जानना चाहता है कि उसके बिजनेस की ओवरऑल हेल्थ क्या है, वह और बाकी चीज़ों में कैसा है। उसे अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ये जब प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर लिए जाते हैं तो इसके बाद एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसे बैलेंस शीट कहते हैं। इसमें एक साइड बिजनेस की एसेट्स और उसकी करंट वैल्यू को शो करते हैं और दूसरी साइड उसकी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसकी कैपिटल की अमाउंट क्या है, वह सारी चीज़ें शो की जाती हैं। तो इस तरह यह जो बैलेंस शीट होती है या उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, यह बताती है कि आज के डेट में बिज़नेस की यह करंट सिचुएशन है या उसकी पोजीशन है। इसका अगला ऑब्जेक्टिव है टू एसरटेनिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब साल दर साल बिजनेस आगे बढ़ रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है कि पता चल सके कि बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। सिंस देयर इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग इन द अकाउंट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड,
machinery, work in progress, etc., it becomes easy to track the progress. बिजनेस में अकाउंट्स को मेंटेन करने से सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड रहती हैं, उसमें मौजूद रहती हैं। तो बिज़नेस में और भी बहुत तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिससे कि बिज़नेस में प्रोग्रेस हो रही है या फिर नहीं उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। बिजनेस में होने वाले एरर्स और फ्रॉड्स का पता लगाना और उन्हें रोकना। द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिवेंट द एरर्स एंड फ्रॉड्स ऑफ द बिजनेसेस। यहाँ पर कुछ वर्ड की मीनिंग लिखी हुई है। मीनिंग ऑफ प्रिवेंट मतलब रोकथाम करना, और मीनिंग ऑफ डिटेक्ट का मतलब पता लगाना। अकाउंटिंग करने का एक उद्देश्य या एक ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि बिजनेस में अगर किसी तरह की कोई गलती हो गई है या फिर कोई धोखाधड़ी हुई है, कई लोगों ने मिलकर उस बिजनेस से कोई फ्रॉड किया है, तो अब उनका पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है ताकि उन गलतियों, उन होने वाली गलतियों को, चाहे वह जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, और उन होने वाले फ्रॉड्स को, और जो फ्रॉड्स किए गए हैं उनका पता लगाया जा सके और उन्हें आगे रोका जा सके। तो इसलिए भी अकाउंटिंग की जाती है। अब ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि हमारी अकाउंटिंग में कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनकी अपनी अलग अलग मीनिंग होती है। तो ये जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं यह हमारी अकाउंटिंग में बराबर आते रहते हैं, या कह सकते हैं कि ये बराबर यूज़ होते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अकाउंटिंग को अच्छे से समझ पाएँ तो आपको इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप ट्रांजैक्शंस को समझकर उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। मीन्स इसके बारे में आपको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज, यूजुअली बिटवीन टू और मोर पार्टीज। These events must always be measurable in monetary terms so that the company can record them for accounting purposes. इसका मतलब यह है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच मनी, गुड्स या सर्विसेज की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह गई हो या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में गई हो, तो यही बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। अब ये जो इवेंट हुए या ट्रांजैक्शंस हुए ये मॉनेटरी टर्म में यानी मनी की फॉर्म में होने चाहिए। ये पैसे से रिलेटेड होने चाहिए जिसकी वैल्यू होनी चाहिए, ताकि कंपनी के अकाउंटिंग पर्पस से उसे रिकॉर्ड किया जा सके। अब जैसे कोई गुड्स परचेज़ करना, तो इसमें परचेज़ करेंगे तो पैसा हम उसको देंगे, अब चाहे उधार में ख़रीदें या कैश में ख़रीदें। कोई कैश रिसीव करना या किसी को, किसी सप्लायर को जिससे पहले उधार में सामान ख़रीदें उसे पेमेंट करना, अलग अलग जो एक्सपेंसेस हैं उनको पेड करना, तो यह सब ट्रांजैक्शंस है। ये बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इन्हें बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ये ट्रांजैक्शन कैश की फॉर्म में यानी नकद हो सकते हैं, या फिर क्रेडिट की फॉर्म में या उधार भी हो सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि अकाउंट क्या होता है। एन अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। In accounting, we keep a separate record of each individual asset, liability, expenses or income. The place where such a record is maintained is termed as an account. इसका मतलब यह है कि एक अकाउंट किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, आइटम से संबंधित सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसके बारे में अभी हम समझे हैं, इन सब का एक रिकॉर्ड होता है। जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें हम हर एक इंडिविजुअल पर्सन का, बिज़नेस की जो असेट्स हैं उनका, उसकी जो लाइबिलिटीज़ है, उस बिज़नेस के अलग अलग जो एक्सपेंसेस हैं, जो इनकम है, इन सब का उसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं। तो जिस जगह पर इसका रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ मशीनरी, अकाउंट ऑफ सैलरी एक्सेट्रा। जैसे राम का अकाउंट, मशीन का अकाउंट या सैलरी का अकाउंट। तो अब जैसे जो राम का अकाउंट है, तो अब राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे तो वो सारे ट्रांजैक्शंस का हम एक अकाउंट बना देंगे। ये एक ही नेचर के हैं तो इसको हम एक जगह पर रिकॉर्ड करेंगे, तो वह राम का अकाउंट होगा, उसमें हम किसी और के लेन देन को शामिल नहीं करेंगे।
और इसी तरह ये जो मशीनरी अकाउंट है तो उस मशीन से रिलेटेड जितने भी लेन देन हुए होंगे उसको हम इस मशीनरी अकाउंट में रखेंगे। और यह जो सैलरी अकाउंट है तो जब जिसे सैलरी पे की गई है, जिस मंथ में जो सैलरी पे की गई है तो उस सब का एक जगह पर एक रिकॉर्ड रखेंगे, उसका एक अकाउंट बनाकर उसे रखेंगे ताकि एक बार में ही देखने पर हमें सारी चीज़ें क्लियर पता चल जाए। नेक्स्ट है कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर in a business enterprise. Amount may be in the form of cash, goods or assets. For the firm, it is a liability towards the proprietor. मतलब यह जो कैपिटल होती है या जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, जो इंटरप्राइज का मालिक है, वह जो अमाउंट उस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसमें लगाता है, तो वही कैपिटल कहलाती है। अब यह कैपिटल की अमाउंट कैश की फॉर्म में हो सकती है, गुड्स हो सकती है या फिर कोई संपत्ति मतलब असेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। तो उस फर्म के लिए यह मालिक के प्रति दायित्व है, यह उस फर्म की लायबिलिटी होती है जिसे बाद में उसे पे करनी होती है। तो इस तरह जब कोई बिजनेस करने वाला पर्सन है वह बिजनेस को शुरू करते वक्त जो उसमें पैसा लगाता है, जो उसमें असेट्स लगाता है जैसे फर्नीचर, कार, कोई मशीन या फिर कोई गुड्स लगाता है, उसमें सामान लगाता है और वह अपने बिजनेस को शुरू करता है, तो यही उस बिजनेस की कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट है ड्राइंग। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। यहाँ विथड्रॉन का मतलब लिखा हुआ है निकालना। तो जब किसी बिजनेस का ओनर कोई इमरजेंसी या ज़रूरत के वक्त अपने बिजनेस फंड से कैश निकालता है अपने किसी प्राइवेट पेमेंट करने के लिए या फिर वह कोई गुड्स निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे ही हम ड्राइंग कहते हैं। तो बिजनेस से चाहे वह मनी विड्रॉल करे या गुड्स, वह हमारी ड्राइंग कहलाता है। इससे यानी ड्राइंग से बिजनेस की कैपिटल कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज आर द लीगल डेब्ट्स अ कंपनी ओज टू थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। They can include accounts payable and bank debts. All businesses must take on liabilities in order to operate and grow. Liabilities का मतलब डेप्ट। डेप्ट मीन्स लोन या दायित्व या देनदारियाँ, कहीं से लोन लेना या उधार लेना, जो पैसे हमें दूसरों को देने हैं, लौटाने हैं। तो ये लाइबिलिटीज़ एक कानूनी कर्ज होते हैं जो किसी कंपनी पर तीसरे पक्ष के लेनदारों के बकाया होते हैं, उन क्रेडिटर्स को जो पैसे देना बाकी रहता है। तो इसमें अकाउंट्स पेबल और बैंक लोन आते हैं, जिनका पेमेंट, जिन अकाउंट्स का पेमेंट हमें अभी करना बाकी है, जिनसे उधार में कोई सामान खरीदे हों और अभी उसका पेमेंट नहीं किए हों, तो ये आएंगे। और बैंक से अगर कोई लोन लिए हैं उसको हमें पेमेंट करना है, तो ये सब लाइबिलिटीज़ में आते हैं। तो इस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि सभी बिजनेसेस को लाइबिलिटीज़ लेनी ही चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर सके, मीन्स चला सकें और उसे ग्रो कर सके, बड़ा कर सकें। क्योंकि जब वो बैंक से लोन लेंगे तो वो उन्हें एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगी जिसका वो अपने बिजनेस में अच्छे तरीके से लगा सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं, फिर बाद में उन अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। इस तरह इस लाइबिलिटीज़ के दो पार्ट होते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनका पेमेंट 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होता है उसे धीरे धीरे पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो जैसे बैंक लोन, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर करना होता है, जिन्हें 1 साल के अंदर पे करना होता है। जैसे क्रेडिटर्स या सप्लायर्स जिनसे उधार में गुड्स परचेज करते हैं और उनका पेमेंट जल्द ही कर देते हैं, मीन्स 1 साल के अंदर उन्हें क्लियर कर देते हैं। आगे जानते हैं असेट्स के बारे में। एन असेट इज़ समथिंग कंटेनिंग इकोनॉमिक वैल्यू एंड फ्यूचर बेनिफिट। An asset can often generate cash flows in the future। मतलब असेट्स वह होती है जो बिजनेस के यूज़ के लिए होती है और बिजनेस को फ्यूचर में वह फ़ायदा देती है, बेनिफिट देती है। यह असेट्स फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करती है, मींस यह असेट्स बिजनेस को रन करने में, उसे चलाने में हेल्प करती हैं। जैसे जहां बिजनेस किया जा रहा है तो वह लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, यह सब असेट्स होती हैं। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिससे बिजनेस को फ्यूचर में हेल्प हो, प्रॉफिट को जनरेट करने में हेल्प करे, वही असेट्स होती है।
यह जो असेट होती हैं यह भी नॉन करेंट असेट और करेंट असेट्स में डिवाइड की गई हैं। नॉन करेंट असेट्स मतलब ऐसी असेट्स जो यूज़ करने के लिए होती हैं, जो बिजनेस को यूज़ करने के लिए होती हैं और गुड्स या सर्विसेज को बनाने में, उसे प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। ये असेट्स सेल करने यानी बेचने के लिए नहीं होती हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, कंप्यूटर। तो ये नॉन करेंट असेट्स हैं। इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स आती हैं। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिन्हें देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये टेंजिबल असेट्स हैं। इनटेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती हैं, जिन्हें हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। तो जैसे बिजनेस का ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, यह सब इनटेंजिबल असेट्स हैं। अब करंट असेट्स क्या होती हैं? करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जिन्हें सेल किया जा सकता है और एक साल के अंदर अंदर उसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक। इन्हें हम कैश में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसीप्ट्स। Receipts are an official record that represents proof of a financial transaction or purchase. Receipts are issued in business dealings and also necessary for tax purposes as proof of certain expenses. Means receipts बिजनेस के लिए एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जो वित्तीय लेन देनों या खरीद के प्रमाण को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब किसी से हमें पैसा मिला, उसकी रिसिप्ट बना दिए तो यह एक प्रूफ बन गया कि यह लेन देन हुआ है जिसमें बिजनेस को किसी पार्टी से पैसा रिसीव हुआ है। तो इस तरह बिजनेस में जो लेन देन किया जाता है उसमें यह रिसिप्ट इशू की जाती है और साथ ही साथ यह खर्चों के एज ए प्रूफ के लिए भी या टैक्स पर्पस के लिए भी, टैक्स को पे करने के लिए भी यह रिसिप्ट आवश्यक होती है। एक बिजनेस को किस किस तरीके से पैसा रिसीव हुआ है वह सब की जानकारी इस रिसिप्ट से ही पता चलती है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस इज द कॉस्ट कलेक्ट इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। यहाँ डिडक्टेड की मीनिंग लिखी हुई है, इसका मतलब है कटौती। तो इस तरह किसी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने और उसकी सेल करने तक की जो कॉस्ट निकल कर आती है वह सारे एक्सपेंस कहलाते हैं। बिजनेस के नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इन एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से डिडक्ट किया जाता है, मीन्स उनकी कटौती की जाती है, उन्हें निकाल दिया जाता है, तब हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है। रेवेन्यू का मतलब जो हम गुड्स या सर्विसेज किसी को देते हैं उससे जो हमें पैसा मिलता है, जो टोटल अमाउंट हमें मिलती है वह हमारा रेवेन्यू कहलाता है। अब उसमें से जो हमारे बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं, जो अलग अलग खर्चे हैं, तो जब उनको हम उसमें से माइनस करेंगे, उनको उसमें से लेस करेंगे, तभी हमें नेट प्रॉफिट का पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह इस रेवेन्यू में से जो ये बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस होते हैं इनको डिडक्ट किया जाता है, इनकी कटौती की जाती है। नेक्स्ट है इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। Amount received from sale of goods is called revenue and the cost of goods sold is called expense. Surplus of revenue over expenses is called income. अब यहाँ पर कहा गया है कि इनकम जो होती है, बिजनेस की इनकम जो होती है वह रेवेन्यू से अलग होती है। मतलब किसी गुड्स की सेल करने से जो अमाउंट हमें रिसीव होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, और उस गुड्स को बनाने की जो हमारी कॉस्ट आई है, जो माल हम बेचे हैं तो उसकी जो लागत आती है तो वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। और अब ये जो हमारा एक्सपेंस है, जो हमारी कॉस्ट आई है, इससे जब रेवेन्यू ज़्यादा होता है, उसे जब ज़्यादा में बेचते हैं तो वही हमारी इनकम कहलाती है। इसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि जैसे 40,000 की कोई गुड्स है और उसे हम 50,000 में बेचते हैं, तो 50,000 ये जो हमें रिसीव होता है यह हमारा रेवेन्यू होगा। अब 40,000 ये जो कॉस्ट है या जो एक्सपेंस होगा, और इन दोनों के बीच अंतर जो है, जो डिफरेंस है, यानी जो 10,000 है, यह हमारी इनकम कहलाएगी। यानी जो 50,000 में हम बेचे हैं वह रेवेन्यू में से हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो वो हमारी इनकम होगी। 50,000 में से जब 40,000 लेस कर दिए तो जो 10,000 आया है वो हमारी इनकम है। तो यहाँ लिखा हुआ है इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। नेक्स्ट है प्रॉफिट। द प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द अमाउंट गेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रॉफिट इज द मनी यू हैव लेफ्ट आफ्टर पेइंग फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स लिखी हुई हैं। मीनिंग ऑफ गेन्ड का मतलब लाभ होना,
मीनिंग ऑफ लेफ्ट का मतलब बचा हुआ। इसका मतलब है कि जब किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने से, बेचने से जो हमें गेन होता है, जो लाभ होता है, उसे ही प्रॉफिट कहा गया है। अब यह प्रॉफिट जो होता है यह वह पैसा होता है जो बिजनेस के सारे खर्चों का भुगतान करने के बाद बचा रह जाता है, यानी जो बचा हुआ होता है। जितने की गुड्स सेल हुई उसमें से जब हमारे सारे एक्सपेंसेस पेड हो गए तो उसके बाद जो अमाउंट आती है वही हमारा प्रॉफिट होता है। मीन्स अभी जो हम समझे हैं कि इनकम, तो वही हमारा प्रॉफिट होगा जब सारी चीज़ों को उसमें से लेस कर देंगे, सारे खर्चों को उसमें से हटा देंगे, माइनस कर देंगे। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं? द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म्स टू whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them. They still owe some amount to the business. यहाँ कुछ मीनिंग्स लिखी हुई हैं। मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंट्स का मतलब वर्णन करना, मीनिंग ऑफ रेंडर्ड का मतलब देना। इसका मतलब यह हुआ कि डेटर्स उस एक पर्सन या किसी फर्म को रिप्रेजेंट्स करते हैं जिन्हें उधार में कोई गुड्स बेची गई है या फिर कोई सर्विस दी गई है और अभी तक उनसे उसकी पेमेंट नहीं रिसीव हुई है, मतलब अभी उनसे पैसा लेना बाकी है। उनके पास बिजनेस की कुछ अमाउंट अभी भी है। जैसे किसी कस्टमर को उधार में सामान बेचे हैं और उससे अभी पैसा लेना बाकी है, वो अभी हमें पैसा नहीं दिया है, तो यह कस्टमर हमारा डेटर कहलाएगा। तो इसी तरह जब बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनसे हमें अभी पैसा लेना बाकी है, तो ये हमारे डेटर्स कहलाते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है देनदार। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them. Some money is still owing to them. यहाँ पर procured की मीनिंग लिखी हुई है, प्राप्त की गई, जो गुड्स या सर्विसेज हम प्राप्त किए हुए हैं। यह जो वर्ड है क्रेडिटर्स, यह रिप्रेजेंट करता है उस पर्सन या उस फर्म को जिनसे हम उधार में गुड्स खरीदे हैं या उधार में ही कोई सर्विस प्राप्त किए हैं उनसे, पर अभी उसका पेमेंट हम नहीं किए हैं। उनके पैसे जो हैं वो अभी भी हमारे ही पास हैं, तो उन्हें ही हम क्रेडिटर्स कहते हैं। जैसे किसी सप्लायर से हम उधार में कोई सामान खरीदे हैं पर अभी उसका पैसा नहीं दिए हैं, पैसा देना बाकी है, तो यह जो सप्लायर होगा, यह सप्लायर हमारा क्रेडिटर यानी लेनदार कहलाएगा। नेक्स्ट है वाउचर। अ वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन to pay and on the basis of which the business transactions are first of all recorded in the books of accounts. Vouchers are prepared by accountant and each voucher is numbered and countersigned by an authorized person of the firm. यहाँ कुछ मीनिंग्स लिखी हुई हैं। मीनिंग ऑफ ऑथराइजेशन का मतलब प्राधिकरण, मीनिंग ऑफ काउंटरसाइंड का मतलब प्रति हस्ताक्षरित। इसका मतलब है कि वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है अर्थात दस्तावेज है जो पेमेंट के लिए ऑथराइजेशन अर्थात प्राधिकरण मतलब एक तरह से अधिकार देता है और इसके बेसिस पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है वह इन्हीं वाउचर्स के बेसिस पर ही सबसे पहले जर्नल में एंट्री की जाती है। ये वाउचर्स ही वह प्रूफ होते हैं जिससे पता चलता है कि बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। ये वाउचर्स बिजनेस के अकाउंटेंट्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। अलग अलग तरह के लेन देन के लिए अलग अलग वाउचर्स बनाए जाते हैं और ये फर्म के जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं उनके द्वारा काउंटर साइंड होते हैं। मीन्स अकाउंटेंट जो है वह वाउचर बनाता है, उस पर अपनी साइन करता है और फिर उसका मैनेजर या हेड उसे वेरीफाई करके उस पर अपनी सिग्नेचर करता है। इस तरह ये वाउचर सीरियल नंबर्ड होते हैं, इस पर सीरियल नंबर लिखा होता है और इसमें यह भी लिखा हुआ होता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। और ये जो वाउचर्स होते हैं यह अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग फर्म्स के द्वारा अपने नाम से अलग अलग ये प्रिंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है बैड डेट्स। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर. It is a business loss and is debited to the profit and loss account as an expense. यहाँ लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ इररिकवरेबल, वापस ना मिल सकने योग्य।
यह जो बैड डेट्स होता है यह वह अमाउंट होती है जो इररिकवरेबल होती है, मतलब यह वापस नहीं मिल सकती है, उसे अब रिकवर नहीं कर सकते हैं, वह पैसा हमारा डूब गया। बिजनेस के जो डेटर्स होते हैं उनसे जब वह पैसा व अमाउंट नहीं मिल पाती है तो उसे हम बैड डेट्स के नाम से शो करते हैं। जो गुड्स कस्टमर को उधार में बेची गई थी अब वह पैसे किसी वजह से पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसे ही हम बैड डेट्स कहते हैं, उनसे अब हमारा पैसा नहीं मिलेगा। तो यह बिजनेस का लॉस हो गया है और अब उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक्सपेंस की फॉर्म में डेबिट में शो करेंगे, उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है लॉस। द टर्म कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग्स। फर्स्ट, it conveys the result of the business for a period when total expenses exceed the total revenues. Second, it refers to some fact or activity against which firms receives no benefit. For example, loss due to fire, theft, accident, etc. यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ कन्वे का मतलब बताना, मीनिंग ऑफ एक्सीड का मतलब अधिक होना। तो इस तरह यह लॉस जो वर्ड है यह दो अलग अलग अर्थ को हमें बताता है। इसमें पहला है यह बिजनेस के रिजल्ट्स को उस पीरियड के लिए बताता है जब हमारे टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वह हमारे टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। मतलब हमारी जो बिक्री हुई है, जो सेल हुई है वह हुई है 1 लाख की और उसमें हमारा टोटल खर्चा हो गया 1,50,000 का, तो यह 50,000 हमारा लॉस हो गया है। और लॉस की दूसरी मीनिंग यह है कि यह किसी ऐसे फैक्ट या कोई एक्टिविटीज़ को रेफ़र करता है, उसे बताता है जिसके अगेंस्ट उस फर्म से कोई बेनिफिट या कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है। जैसे बिजनेस में आग लग जाने की वजह से जो नुकसान हो गया, कोई चोरी हो गई या फिर कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना होने के कारण जो लॉस हुआ है। नेक्स्ट है परचेजेज। द टर्म परचेजेज is used only for the purchase of goods in which the business deals. In case of manufacturing concern, goods means acquiring of raw material for the purpose of conversion into finished product and then sale. In case of trading concern, goods are those things which are purchased for resale. In both the cases, the purpose is to make a profit by its resale. यहाँ पर कुछ मीनिंग्स लिखी हुई हैं। मीनिंग ऑफ कंसर्न का मतलब मामला, मीनिंग ऑफ एक्वायरिंग का मतलब प्राप्त करना, मीनिंग ऑफ कन्वर्जन मीन परिवर्तन। इस परचेज वर्ड का यूज़ या इसका इस्तेमाल सिर्फ माल की यानी सामान की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक बिजनेस डील करता है। जो सामान एक बिजनेस के द्वारा कस्टमर को बेचा जाता है तो वही सामान वह बिज़नेस जब खरीदता है उसे बेचने के लिए, तो इसके लिए हम परचेज़ का यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के केस में जहां गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, वहां पर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उनका परिवर्तन करने के लिए ख़रीदा जाता है तो वहां पर परचेज़ शब्द का इस्तेमाल होता है। और ट्रेडिंग के लिए गुड्स वह है जो रीसेल करने के लिए, बिक्री करने के लिए ख़रीदी जाती हैं। तो दोनों मामलों में रीसेल करके प्रॉफिट कमाना ही मुख्य उद्देश्य होता है, तो इनके लिए परचेज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। द टर्म सेल्स is used only for the sale of those goods which are purchased for resale purposes. The term sales is never used for the sale of assets. सेल्स अर्थात बिक्री का मतलब एक मूल्य पर ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं के स्वामित्व यानी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना है। सेल्स का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब कोई गुड्स खरीदी गई है उसे कस्टमर को बेचने के लिए, जब बिक्री करने के लिए कोई गुड्स खरीदी जाती है। अब अगर कैश में गुड्स को सेल कर रहे हैं तो वह कैश सेल्स होगी और क्रेडिट पर यानी उधार में सेल कर रहे हैं तो वह क्रेडिट सेल होगी। गुड्स को खुद मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हों या किसी से खरीद कर बेच रहे हों उसके लिए सेल्स का ही यूज़ होगा। अगर बिजनेस की किसी असेट्स को बेच रहे हैं तो इसके लिए इस सेल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल or
which are used for producing the finished products which are also meant to be sold। मतलब गुड्स में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो रीसेल करने के लिए परचेज की गई हैं। कोई गुड्स खरीदी गई है इसलिए नहीं कि उसे बिजनेस में इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, बल्कि वह इसलिए खरीदी गई है ताकि उसे कस्टमर को दोबारा बेचा जा सके, तो इसे ही हम गुड्स कहते हैं। साथ ही ऐसे प्रोडक्ट को परचेज करना जिसका मोटिव या मकसद बेचना है, उसे सेल करना है, तो यह भी गुड्स में ही आते हैं। तो जो भी चीज़ हम कस्टमर को बेचने के लिए बनाते हैं या फिर ख़रीदते हैं तो वह हमारी गुड्स कहलाती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन क्या है और इस डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस यानी फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों आज की यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे एक बार पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी बिज़नेस में जो भी अकाउंटिंग की जाती है उसमें इसी डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, अ बुक ऑन द डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन इन 1494 बाय ल्यूका पैसियोली, अ रेसिडेंट ऑफ द सिटी ऑफ वेनिस इन इटली। इन दिस बुक ही डिस्कस्ड द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले जो डबल एंट्री सिस्टम की बुक लिखी गई वह लिखी गई ल्यूका पैसियोली के द्वारा 1494 में। इसे आप ज़रूर याद रखें कि इसे लिखा कौन है और किस ईयर में इसे लिखा गया है। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यह इटली के वेनिस शहर में रहते थे। इन्होंने इसमें यह बताया कि अकाउंटिंग के दौरान जब भी हम किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हम इसी डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को ही फॉलो करते हैं। मतलब जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है उसमें एक ट्रांजैक्शन के दो रूप होते हैं और इस डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। आगे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। इस डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वह अपोजिट डायरेक्शन में 2 अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि किसी एक लेन देन के होने से 2 अकाउंट प्रभावित होते हैं, जिसमें एक कोई बेनिफिट या वैल्यू रिसीव करता है और दूसरा जो वैल्यू देता है। तो ये जो 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं तो इसमें हम एक अकाउंट को डेबिट और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। डेबिट और क्रेडिट को अच्छे से हम इसकी अगली वीडियो में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द फर्नीचर इज़ परचेज्ड इन द बिजनेस, फर्नीचर इज़ इंक्रीज्ड वेयर एज द कैश इज़ डिक्रीज्ड। देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच अफेक्ट्स ओनली 1 अकाउंट। एज सच बोथ द एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम। जैसे बिजनेस में अगर कोई फर्नीचर परचेज किया गया है तो यह फर्नीचर जो है यह बिजनेस की असेट है और यह असेट जब बिजनेस में आती है तो बिजनेस की असेट बढ़ जाती है। मतलब कि फर्नीचर यह बिजनेस में इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। जबकि इस फर्नीचर को खरीदने के लिए जो हम पैसे दिए हैं, जो हम कैश पे किए हैं, उससे बिजनेस का कैश कम हो जाता है। तो इस तरह एक तरफ तो हम फर्नीचर खरीदे हैं और दूसरी तरफ उसका हम कैश में पेमेंट किए हैं। तो अब ये 2 एस्पेक्ट हैं या 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। अब इन दोनों में से एक को हम डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट। और यहाँ यह बात ध्यान रखें कि यह जो डेबिट और क्रेडिट हम करेंगे या इसे ऐसे ही नहीं कर देंगे, इसके भी रूल्स होते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। तो इस तरह बिजनेस में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है जो कि किसी एक अकाउंट को ही अफेक्ट करे। तो ट्रांजैक्शन के इन दोनों एस्पेक्ट की रिकॉर्डिंग इसी डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग की जाती है। दोस्तों आइए अब इस डबल एंट्री सिस्टम की एक डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है बाय J.R. बैटली बॉय के अकॉर्डिंग, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ अ 2-fold इफेक्ट एंड दैट इट अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस, एंड इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड वर टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजैक्शन it would be necessary to debit one account and credit another account. It is this recording of the 2-fold effect of every transaction that has given rise to the term double entry system. इस डेफिनेशन का मतलब यह हुआ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करता है। मतलब एक ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट प्रभावित होते हैं। अगर हमें हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है, उसे मेंटेन करना है, तो यह ज़रूरी होगा कि उसमें एक अकाउंट को डेबिट
और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करें। तो यही जो ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट की रिकॉर्डिंग की जाती है, उसी से डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत हुई। अब आइए आगे जानते हैं कि इस डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज होते हैं या इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसमें इसका सबसे पहला एडवांटेज है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि उसमें एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इन तीनों अकाउंट्स को हम अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह इन्हीं तीनों रूल्स को फॉलो करके बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका दूसरा एडवांटेज है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब कि एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, अलग अलग लेजर अकाउंट बनाने के बाद हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे लेजर अकाउंट्स सही से बनाए गए हैं या फिर नहीं। क्योंकि लेजर अकाउंट के जो बैलेंस आते हैं, चाहे वह डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, उन बैलेंसेस को इसी ट्रायल बैलेंस में ही लिखा जाता है। इसमें 2 कॉलम बनाए जाते हैं, डेबिट का कॉलम होता है और क्रेडिट का। तो डेबिट के बैलेंसेस को डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के बैलेंसेस को क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं, और फिर इन डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करते हैं, और अगर ये टोटल इक्वल आते हैं, बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है हमारे जो लेन देन हुए हैं वो सही से रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इस तरह इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। यह भी डबल एंट्री सिस्टम का ही एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सारे खर्चों को और सारे जो हमारी इनकम्स है उसको उसमें हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और इससे हमें यह पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, मीन्स एक साल में, उस बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, और अगर उसमें कोई लॉस भी हुआ है तो उसकी भी जानकारी हमें इसी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पता चलती है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम अलग अलग भी बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे ऊपर लिखते हैं, जिसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके बाद हम शुरू करते हैं, जिसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। इस तरह ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। तो डबल एंट्री सिस्टम का एक एडवांटेज यह भी होता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में सभी बिजनेसमैन यह जानना चाहते हैं कि उनके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिसमें एक तरफ बिजनेस की लायबिलिटीज़ और दूसरी तरफ उस बिजनेस की असेट्स को शो किया जाता है। इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि उस बिजनेस के पास कितनी असेट्स हैं और उसकी वैल्यू क्या है, कितनी उसकी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी उसकी कैपिटल है, और भी बहुत सारी जानकारी इस बैलेंस शीट के थ्रू मिलती है। तो यह भी एक इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशंस। दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम में सारे अकाउंट्स इस तरह से मेंटेन किए जाते हैं कि अगर हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें वह आसानी से मिल जाए। तो इसमें हम यह जान सकते हैं कि टोटल परचेज हमारी कितनी है, टोटल सेल कितनी हुई है, हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इसके साथ ही साथ हमारे डेटर्स कितने हैं जिनसे हमें अभी पैसे लेना है, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं जिनको अभी हमें पेमेंट करनी बाकी है। तो इस तरह हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी। डबल एंट्री सिस्टम का एक एडवांटेज यह भी होता है कि बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम्स हैं उनका सेपरेट मीन्स अलग अलग रिकॉर्डिंग की जाती है। तो मैनेजमेंट के लोग इन डेटा से कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। इस साल के डेटा को पिछले कई सालों के डेटा के रिकॉर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा यह होता है कि कहाँ कहाँ पर खर्च ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, वो पिछले ईयर के कंपैरिजन से उसे कम किया जा सकता है। तो इस तरह इससे कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प मिलती है। इसका नेक्स्ट और लास्ट एडवांटेज है हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते हुए जो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग की जाती है,
इससे मैनेजमेंट के लोगों को अलग अलग डिसीज़न लेने में हेल्प मिलती है। वो इन इंफॉर्मेशंस का यूज़ करके बिजनेस के लिए अलग अलग डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है वो इसी डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स हैं या यूं कहें जो इसके रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए रिकॉर्डिंग की जाती है। तो आइए जानते हैं स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम की कितनी स्टेजेस होती हैं या इसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं या इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है ओरिजिनल रिकॉर्ड, दूसरा क्लासिफिकेशन और तीसरा समरी। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज, क्लासिफिकेशन स्टेज, समरी स्टेज। अगर हम बात करें ओरिजिनल रिकॉर्ड की, तो किसी भी बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जर्नल क्या है इसको हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। यहाँ बस आप यह जान लीजिए कि जर्नल को हिंदी में हम रोजनामचा कहते हैं। इसमें बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस को इसी डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग डेट वाइज सही सीक्वेंस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। मींस जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी तरह उनकी रिकॉर्डिंग हम इस जर्नल में करते हैं, मींस जर्नल एंट्री करते हैं। जब बिजनेस बड़ा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं तब इसी जर्नल को अलग अलग बुक्स में बांट दिया जाता है, जिसे हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। तो इस तरह अगर हम शॉर्ट में कहें तो जर्नल में हम जर्नल एंट्री करते हैं। इसमें मिक्स्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे परचेज किए हैं तो उसकी परचेज की एंट्री करेंगे, कोई सेल हुई है तो सेल्स की एंट्री इसमें करेंगे, कोई एक्सपेंस पे किए हैं तो उसकी एंट्री, सैलरी दी है तो उसकी एंट्री। इन सारी चीज़ों की एंट्री हम डेट वाइज इस जर्नल में ही करते हैं। और सब्सिडरी बुक्स अलग अलग लेन देनों के लिए अलग अलग बुक्स बना दी जाती है। अब इसमें जैसे कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसी तरह और भी अलग अलग बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं। दोस्तों, बिजनेस अगर छोटा होता है तो यह पॉसिबल होता है कि जितने भी अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सभी को एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाए, यानी जर्नल में ही उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। पर अगर कोई बिजनेस बड़ा होता है या यही बिजनेस जब बढ़ने लगता है, इसमें जब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस या लेन देन होने लगते हैं, तब इसी जर्नल को अलग अलग बुक्स में बांट दिया जाता है या जर्नल का सब डिवीज़न कर दिया जाता है, ताकि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में और उसे समझने में आसानी हो। इस तरह जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट स्टेज होती है, जिसे हम ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज भी कहते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम की यह दूसरी स्टेज है क्लासिफिकेशन। जर्नल के बाद हमारा दूसरा स्टेज आता है क्लासिफिकेशन का। तो जितने भी ट्रांजैक्शन जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किए गए हैं, अब इन सबको एक दूसरी बुक में क्लासिफाई किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसे हम लेजर कहते हैं, यानी इस क्लासिफिकेशन स्टेज में हम अलग अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को इस लेजर में पोस्ट करते हैं। इस लेजर पोस्टिंग करने के लिए अलग अलग अकाउंट या हेड बनाकर सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो एक जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है। इस लेजर अकाउंट में उनकी पोस्टिंग की जाती है। तो इसे ही हम क्लासिफिकेशन स्टेज कहते हैं। अब जैसे जर्नल एंट्री जो की गई है उसमें सारे मिक्स्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब अगर किसी एक अकाउंट का हमें बैलेंस जानना है तो यह जानना है कि किसी एक पर्सन से कितनी बार हम सामान खरीदे हैं, किस किस डेट में खरीदे हैं। तो इसके लिए हमें जर्नल में सारी एंट्रीज को देखना पड़ेगा। वहाँ पर जो सारी एंट्री की गई हैं उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि कब कब उनसे ट्रांजैक्शन किया गया है। तो इसकी आसानी के लिए हम लेजर अकाउंट बना देते हैं। किसी सप्लायर से बार बार सामान खरीद रहे हैं तो उसका एक सेपरेट लेजर अकाउंट बना देंगे, जहां एक बार में ही हमें सारी डिटेल्स दिख जाएगी। इसी तरह कैश का लेजर अकाउंट बनाकर हम यह पता कर सकते हैं कि कितना कैश हम कहां कहां पर पे किए हैं, कितना हमें रिसीव हुआ है और अभी हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो यह सारा कुछ हमें लेजर से ही पता चलता है। अब ये डबल एंट्री सिस्टम की थर्ड स्टेज है समरी। इसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। जर्नल से लेजर में सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने के बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब लेजर की जो बैलेंसिंग की गई है या लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस आए हुए हैं, चाहे वह डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, तो यह जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो इसमें एक साइड हम लेजर के सारे डेबिट बैलेंसेस को लिखते हैं और दूसरी साइड
लेजर के जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनको लिखते हैं। अब इसके बाद ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड की टोटल करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं, और यह टोटल जब इक्वल हो जाती है, जब बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि हम जो लेजर अकाउंट बनाए हुए हैं, जो जर्नल एंट्री किए हैं, वह सारी सही हैं, वो सही से रिकॉर्ड की गई हैं। इस ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों साइड जब बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे लेजर में कोई गलती नहीं हुई है। अब इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, यह पता करने के लिए कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं और कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम बिजनेस के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। और इसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जो यह बताती है कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इस बैलेंस शीट में एक साइड बिजनेस की सारी लायबिलिटीज़ शो की जाती हैं और दूसरी तरफ बिजनेस की सारी जो असेट्स होती हैं वह शो की जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह डबल एंट्री सिस्टम की ये 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कि इस वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इसे बांटा गया है। तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि एक अकाउंट होता क्या है। व्हाट इज़ एन अकाउंट? तो दोस्तों, एक अकाउंट बिजनेस में होने वाले लेन देनों का एक रिकॉर्ड होता है जो किसी भी पर्सन या थिंग्स से रिलेटेड किसी भी तरह का हो सकता है। इस अकाउंट में हम सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को जो एक जैसे होते हैं उन्हें एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह अलग अलग अकाउंट बनाकर हम सारे लेन देनों को उसमें उसकी जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। तो यह अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो यह उसी का बेस है। इसकी आगे के आने वाली वीडियोस में हम इसको बनाते वक्त इसके बारे में और अच्छे से और डिटेल में जानेंगे। अभी हम बस इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि ये अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम में हम अकाउंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा रियल अकाउंट्स और तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स। बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो इन्हीं तीनों अकाउंट्स के बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, वो हम इन्हीं के रूल्स को फॉलो करते हुए करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पर्सनल अकाउंट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रियल अकाउंट्स और फिर उसके बाद की वीडियो में हम नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में अच्छे से समझते जाएंगे। तो आइए जानते हैं जो हमारा सबसे पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट्स, वो क्या होता है, इसकी क्या मीनिंग है। द अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। मतलब ऐसे अकाउंट जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से या किसी फर्म, कोई कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन से रिलेट करते हैं, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ ABC लिमिटेड, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट्स ऑफ द प्रोप्राइटर एट्सेट्रा। तो ये सारे जो हमारे अकाउंट होंगे जो किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेट करेंगे, किसी फर्म, कंपनी या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से, वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स होंगे। अब आगे जानते हैं रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स के क्या रूल्स होते हैं, किस तरह इनको हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब रिसीवर जो होता है, जो कोई बेनिफिट रिसीव करता है, उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट हम उस अकाउंट को करेंगे जो गिवर होता है, जो कुछ देता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड्स, डेबिट दैट पर्सन्स अकाउंट हु रिसीव्स समथिंग फ्रॉम द बिजनेस एंड क्रेडिट दैट पर्सन्स अकाउंट हु गिव्स समथिंग टू द बिजनेस। इसका मतलब यह हुआ कि उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट करें जो बिजनेस से कुछ पा रहा है या रिसीव कर रहा है, और उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट करें जो बिजनेस को कुछ दे रहा है। तो यही पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो सबसे पहले जो हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं वो इसी के बेसिस पर करते हैं, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। आइए इसी पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक ट्रांजैक्शन है,
पेड ₹10,000 टू रमेश। रमेश को 10,000 रुपया पे किया गया। तो यह जो 10,000 की पेमेंट की गई है वह कैश में की गई है, क्योंकि अगर यह बैंक के थ्रू होती तो यहाँ पर बैंक का नाम लिखा हुआ होता। इन दिस केस 2 अकाउंट्स अफेक्टेड। इस ट्रांजैक्शन में हमारे 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक रमेश अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो यह जो 10,000 रुपये की कैश में पेमेंट की गई है यह रमेश को की गई है। रमेश यह कैश रिसीव कर रहा है। तो आइए इसके रूल को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट द रिसीवर, रमेश अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द एंट्री एज ही इज़ द रिसीवर ऑफ कैश। तो हमारा जो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, यानी जनरल एंट्री करते वक्त हम रमेश के अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि वह रमेश कैश रिसीव कर रहा है, वह रिसीवर है। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है द अकाउंट ऑफ कैश विल बी क्रेडिटेड एज कैश हैज़ गॉन आउट। और जो कैश का अकाउंट है उसे हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। हम रमेश को पे कर रहे हैं कैश में 10,000 रुपये, तो रमेश जो है उस कैश को रिसीव कर रहा है, वह हमारा रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर, तो रमेश को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी रमेश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट, या 10,000 हम क्रेडिट में लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं है, यह बस ऐसे ही एंट्री कर दिए हैं। वैसे तो जनरल एंट्री करने का एक फॉर्मेट होता है, जर्नल का फॉर्मेट होता है जिसमें हम जनरल एंट्री करते हैं। इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए कि जर्नल जो हमारा होता है उसमें 5 कॉलम्स होते हैं, जिसमें यह पहला कॉलम होता है डेट का, जहाँ पर जिस डेट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी डेट हम यहाँ पर लिखते हैं। और दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, जिसमें ये हम अपनी एंट्री करते हैं। तीसरा कॉलम हमारा होता है एलएफ का, यानी लेजर फोलियो का। और चौथा डेबिट का, जिसमें हम डेबिट की अमाउंट लिखते हैं। और पांचवा क्रेडिट का कॉलम, जिसमें हम क्रेडिट की अमाउंट लिखते हैं। एंट्री करते वक्त जिस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं उसी के सामने डेबिट के कॉलम में हम उसकी अमाउंट लिखते हैं, और जिस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं उसी के सामने क्रेडिट के कॉलम में हम उसकी अमाउंट लिखते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि अगर अकाउंट किसी इंडिविजुअल पर्सन का है तो उसके आगे यह अकाउंट शब्द लिखना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी अगर आप अकाउंट शब्द लिखना चाहते हैं तो उसके नाम के आगे एपोस्ट्रॉफी एस लिखकर आप लिख सकते हैं। जो एंट्री हम डेबिट करते हैं उसके थोड़ा सा आगे हम शॉर्ट में DR लिखते हैं, पर जो एंट्री हम क्रेडिट करते हैं उसके आगे हम क्रेडिट शब्द नहीं लिखते हैं, बल्कि क्रेडिट की एंट्री करते वक्त हम थोड़ा सा पहले स्पेस दे देते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़कर हम टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर आगे क्रेडिट शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आगे जानते हैं हम टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। पर्सनल अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। अभी जो हम पर्सनल अकाउंट में समझे थे कि पर्सनल अकाउंट वह होता है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन का है, फर्म का है, किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन का है, तो वह पर्सनल अकाउंट्स होता है। तो इसी को हम आगे यहाँ पर क्लासीफाई कर देते हैं, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हमारा पहला हो जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब इन तीनों अकाउंट्स के अंदर किस किस तरह के अकाउंट हमारे आएंगे इसको हम यहाँ आगे समझते हैं। तो आइए सबसे पहले आगे जानते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स मीन्स द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होता है जिसमें हम ह्यूमन बींग्स के जो अकाउंट्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोहन्स अकाउंट, सीमाज अकाउंट, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स मीन्स हम सभी के जो नाम है वो इस पर्सनल अकाउंट में आएंगे, उसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। हमारे नाम के आगे अगर अकाउंट शब्द जोड़ दें तो वह हमारा पर्सनल अकाउंट्स हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट्स का दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। दीज अकाउंट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग्स बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट्स। ये जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है,
पर ये पर्सनल अकाउंट की तरह ही वर्क करते हैं। ये बनावटी पर्सन होते हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं। लेकिन बिजनेस में जब हम डील करते हैं तो इन अकाउंट्स को हम एक पर्सन मानकर ही डील करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एनी फर्म्स अकाउंट, एनी लिमिटेड कंपनीज अकाउंट, एनी इंस्टीट्यूशंस अकाउंट एंड एनी बैंक्स अकाउंट। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हैं। These are treated as artificial persons for the recording of business transactions. बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इन अकाउंट्स को आर्टिफिशियल पर्सन्स मानकर पर्सनल अकाउंट के अंडर रिकॉर्डिंग की जाती है। दोस्तों आइए अब आगे जानते हैं पर्सनल अकाउंट्स के तीसरे टाइप्स के बारे में, जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो यहाँ लिखा हुआ है, When an account represents a particular person or group of persons, it is termed as a representative personal account. जब एक अकाउंट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में बताता है, तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। बिजनेस में यह उन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह कुछ ऐसे भी अकाउंट्स होते हैं जो किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम डायरेक्ट उस पर्सन का नाम ना लिखकर उसके लिए एक अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ द सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर आर नॉट पेड टू द एम्प्लॉयज़, द अमाउंट पेएबल टू दीज एम्प्लॉयज़ विल बी एडेड एंड पुट अंडर वन कॉमन टाइटल, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। दिस अकाउंट represents the accounts of all the persons to whom salaries have to be paid. अगर बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को दिसंबर मंथ की सैलरी पे नहीं की गई है, तो यह जो अमाउंट उन एम्प्लॉयज़ को पे करनी है, तो इसे एक ऐसे हेड के अंडर लिख देंगे, एक इसका ऐसा कॉमन टाइटल दे देंगे, एक अकाउंट बना देंगे जिससे अब पता चलेगा कि हमें अभी सैलरी देना बाकी है। तो इसका टाइटल हम लिख देंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी देना बाकी है। तो इससे हमें यह पता चलेगा या यह अकाउंट जो है यह रिप्रेजेंट करेगा उन पर्सन्स को जिन्हें हमें अभी सैलरी पे करनी है। तो इसे ही हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। यह अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंडर ही आता है। उस पर्सनल अकाउंट के रूल्स को ही इसमें फॉलो किया जाता है। तो अगर हम बात करें रियल अकाउंट्स की, द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business are termed as real accounts, such as cash account, furniture accounts, building accounts, goodwill accounts, etc. तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे अकाउंट्स जिनकी वैल्यू को हम मनी में मीज़र कर सकते हैं और जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। पर्सनल अकाउंट में हम समझे थे कि जो हम ह्यूमन बीइंग के जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं, और इस रियल अकाउंट में ऐसे अकाउंट आएंगे जिनकी वैल्यू को मनी की फॉर्म में मीज़र किया जा सकता है। जैसे कैश अकाउंट है तो यह रियल अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट या फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट है, इसे भी मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग अकाउंट्स, जो बिल्डिंग्स है इसका भी वैल्यूएशन करके हम इसकी अमाउंट को जान सकते हैं। गुडविल अकाउंट्स, इस गुडविल की भी वैल्यूएशन करके हम इसका पता लगा सकते हैं, इसे मीज़र कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये रियल अकाउंट्स में आते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रियल अकाउंट्स में आती हैं, तो उसको हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। तो जिसे हम मनी में मीज़र कर सकते हैं या यूँ कहें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो रियल अकाउंट्स होते हैं। अब आइए आगे जानते हैं रूल्स ऑफ रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स के क्या रूल होते हैं, किस तरह से हम ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यह रियल अकाउंट का रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, वेन एवर एनी प्रॉपर्टी कम्स इन टू द बिजनेस इट इज़ डेबिटेड एंड वेन इट गोज आउटसाइड द बिजनेस इट इज़ क्रेडिटेड। जब भी कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में आती है तो उसे डेबिट करते हैं और बिजनेस से जाने पर उसे क्रेडिट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में हुआ है तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे, जिसमें हम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट। इससे पहले की वीडियो में हम पर्सनल अकाउंट के रूल्स के बारे में समझे थे कि डेबिट द रिसीवर,
क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट। इसी तरह यहाँ पर भी दो अकाउंट अफेक्ट होंगे और उनको हम किस तरह डेबिट और क्रेडिट करेंगे वो यहाँ लिखा हुआ है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में आती है तो उसे डेबिट करते हैं और बिजनेस से जाने पर उसे क्रेडिट करते हैं। तो आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अच्छे से समझते हैं। फर्नीचर परचेज्ड ₹10,000। बिजनेस के लिए एक फर्नीचर परचेज किया गया है जिसकी अमाउंट यहाँ लिखी हुई है 10,000 रुपये। इन दिस केस 2 अकाउंट्स अफेक्टेड। तो यहाँ पर हमारे 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक या फर्नीचर और दूसरा ये 10,000 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट और 10,000 को कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैश में ख़रीदा गया है। तो इस तरह फर्नीचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा गया है तो वहाँ पर फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो इस रूल के हिसाब से फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। वाइल कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जबकि कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए, इसे हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर को परचेज करने के लिए जो हम कैश पे कर रहे हैं तो वह बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इस कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जो एंट्री होगी वह यह है कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, ये डेबिट के कॉलम में, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़ या क्रेडिट के कॉलम में। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री करने का कोई फॉर्मेट अभी नहीं बनाया गया है, बस ऐसे ही आपको समझने के लिए बस यहाँ पर एंट्री की जा रही है। तो इस तरह ये फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट ये दोनों हमारे रियल अकाउंट थे, इसलिए इसमें इस रियल अकाउंट के रूल को फॉलो किया गया है। पर आगे आप कोई एंट्री करेंगे तो उसमें एक पर्सनल अकाउंट हो सकता है, दूसरा रियल अकाउंट हो सकता है या नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा सेम ही हों, उसमें सेम रूल को फॉलो किया जाए। जब हम जर्नल की वीडियो में जर्नल एंट्री करना सीखेंगे तो उसमें हम अलग अलग ट्रांजैक्शंस को लेंगे जो अलग अलग अकाउंट से रिलेट करते हों। तो उन अलग अलग अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं, किस तरह से उनको हम फॉलो करते हुए एंट्री करेंगे, उसको हम वहाँ पर समझेंगे। अब दोस्तों आइए आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट्स के बारे में कि रियल अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट्स और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। आगे जानते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट्स के बारे में कि यह क्या होते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच्ड, फेल्ट, मीजर्ड, परचेज्ड, सोल्ड एट्सेट्रा। दोस्तों टेंजिबल रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और इसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें मीज़र कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ उसे परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो इस टेंजिबल रियल अकाउंट्स के यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट्स एट्सेट्रा। तो कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को मीज़र कर सकते हैं और इन्हें ख़रीद और बेच भी सकते हैं। तो ये रियल अकाउंट्स तो हैं ही, पर रियल अकाउंट्स के जो 2 टाइप्स होते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो ये टेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंडर आते हैं। रियल अकाउंट का जो दूसरा टाइप है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, आइए अब जानते हैं कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड बट ऑफ कोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं या ऐसी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन अकाउंट्स की जो वैल्यू है इन्हें हम मनी की फॉर्म में मीज़र कर सकते हैं। अब इस इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स के एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, ट्रेडमार्क्स अकाउंट, कॉपीराइट्स अकाउंट एट्सेट्रा। तो ये गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में आते हैं। इन्हें हम टच तो नहीं कर सकते हैं पर इनकी वैल्यू को मीज़र किया जा सकता है, इनकी वैल्यू को मनी की फॉर्म में मीज़र किया जा सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में कि नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम नॉमिनल अकाउंट्स की जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम मीनिंग जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट्स होता क्या है। दीज अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स।
तो इस नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स इंक्लूड होती हैं। आगे लिखा हुआ है द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस आर। यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो बिजनेस के एक्सपेंसेस को रिलेट करते हैं, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड एट्सेट्रा। तो ये बिजनेस के एक्सपेंस है। किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो उसका सैलरी अकाउंट बनाएंगे, किसी को रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट, किसी को डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो इस तरह से ये नॉमिनल अकाउंट बनाकर उसकी एंट्री हम करते हैं, उनका लेजर बनाते हैं। आगे लिखा हुआ है द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू इनकम्स आर। अब नॉमिनल अकाउंट्स में जो इनकम को रिलेट करते हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एट्सेट्रा। तो अगर कमीशन मिल रहा है, हमें कमीशन रिसीव हुआ है तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट कहीं से मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बनाएंगे, डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हो रहा है किसी कंपनी के थ्रू, किसी सप्लायर के थ्रू, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाएंगे। तो इस तरह जो भी हमारे एक्सपेंस हैं और जो हमारी इनकम्स हैं उनका हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। अब आइए आगे जानते हैं रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। इस नॉमिनल अकाउंट्स के क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। इसका मतलब यह हुआ कि बिजनेस में जो एक्सपेंस हो रहे हैं और जो लॉस हो रहे हैं उनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जो इनकम्स हमारी हैं या जो गेन्स हैं उनके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना या डिस्काउंट देना, तो ये हमारे एक्सपेंस हैं, तो इनको हम डेबिट करेंगे। और इनकम्स में अभी हम देखे हैं कि कमीशन मिलना, इंटरेस्ट मिलना या डिस्काउंट हमें मिलना, तो ये हमारी इनकम्स हैं, इनके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, यानी एक ट्रांजैक्शन है, इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। पेड ₹25,000 फॉर सैलरीज, 25,000 रुपये सैलरी पे की गई। इन दिस केस 2 अकाउंट अफेक्टेड। तो यहाँ पर 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम की वीडियो में समझ चुके हैं कि अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें कि किसी भी एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, उससे 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं, जिसमें हम एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। उनकी हमें पहचान करनी होती है कि वो किस तरह के अकाउंट हैं। तो यहाँ पर हमारे जो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं उसमें पहला है ये सैलरी जो पे कर रहे हैं, सैलरीज अकाउंट, और दूसरा ये जो 25,000 रुपये कैश में पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट ये हमारा अफेक्ट होगा। तो ये तो हमारे 2 अकाउंट हो गए। अब इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे इसको समझते हैं। सैलरीज रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस एंड एज सच सैलरीज अकाउंट विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट द एक्सपेंसेस। सैलरीज ये जो है या एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बिजनेस के खर्चे हैं, तो इसलिए सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जैसा कि हमारे रूल्स में दिया हुआ है कि डेबिट द एक्सपेंसेस। ऑन द अदर हैंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट वाज गोज आउट, ये किसका रूल है, ये रूल है रियल अकाउंट्स का। तो कैश अकाउंट हमारा ये रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट का हमारा जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इस कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 ये डेबिट में, टू कैश अकाउंट ये 25,000 ये क्रेडिट में हम लिख देंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। इसकी आने वाली वीडियोस में हम और भी अलग अलग ट्रांजैक्शंस को लेकर उनकी जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।